नमस्कार। आज का हमारा अध्याय है समाजवाद और साम्यवाद। इस अध्याय में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे जो इन विषयों को समझने में हमारी मदद करेंगे। आज की हमारी पढ़ाई को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कुछ शुरुआती सवाल देखेंगे, फिर लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में कुछ अतिरिक्त सवाल और पूरे अध्याय का सारांश देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे जो इस पूरे अध्याय को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा पहला सवाल है, पूंजीवाद क्या है? तो देखिए, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियां और जमीन, वो किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। अगला सवाल है, खूनी रविवार क्या है? तो ये घटना 9 जनवरी 1905 की है। हुआ ये था कि शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जार के सैनिकों ने गोलियां चला दी थीं। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने रूस के लोगों का जार पर से विश्वास पूरी तरह खत्म कर दिया और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद हम बात करेंगे अक्टूबर क्रांति की। साल 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। ये एक ऐसा वादा था जिसने आम लोगों को अपनी तरफ खींच लिया और इसी के साथ जार के शासन का अंत हो गया। इस क्रांति को ठीक से समझने के लिए हमें 2 खास समूहों के बारे में जानना होगा। पहला है सर्वहारा वर्ग, यानी वो मजदूर जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के अलावा और कोई संपत्ति नहीं थी। और दूसरा समूह था किसानों का, जो क्रांति से पहले बहुत ज्यादा गरीबी और कर्ज के बोझ में दबे हुए थे। तो अब जब हमने ये बुनियादी बातें समझ ली हैं, तो चलिए अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा और गहराई से इन विषयों को जानते हैं। तो सवाल उठता है कि रूसी क्रांति आखिर हुई क्यों? इसके पीछे कई मुख्य कारण थे। एक तो किसानों और मजदूरों की हालत बहुत खराब थी, दूसरा जार का शासन बहुत निरंकुश था और तीसरा रूसीकरण की नीति, जिसकी वजह से गैर रूसी लोगों में बहुत गुस्सा था। अगला सवाल है कि साम्यवाद को एक नई व्यवस्था के तौर पर क्यों देखा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य अमीर और गरीब के बीच के फर्क को खत्म करना था। इसमें निजी संपत्ति की जगह सामूहिक संपत्ति पर जोर दिया गया ताकि किसी का शोषण ना हो और एक बराबरी वाला समाज बन सके। अब बात करते हैं लेनिन की नई आर्थिक नीति की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। असल में ये मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ एक तरह का समझौता था। देश की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे बचाने के लिए लेनिन ने कुछ समय के लिए निजी व्यापार और खेती को छूट दी, जो कि कट्टर साम्यवादी विचारों से थोड़ा अलग था। अब देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध ने क्रांति के लिए माहौल कैसे बनाया। देखिए, इस युद्ध की वजह से रूस की हालत बहुत खराब हो गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई, सेना लगातार हार रही थी और पूरे देश में खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई थी। इन सब वजहों से लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और जार की सत्ता के खिलाफ एक माहौल तैयार हो गया। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इनसे हमें इस अध्याय की और भी गहरी समझ मिलेगी। रूसी क्रांति के कारणों पर अगर हम विस्तार से बात करें तो इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तरफ जार का निरंकुश शासन था, तो दूसरी तरफ किसानों और मजदूरों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। इसके साथ ही देश की आर्थिक हालत भी लगातार बिगड़ रही थी। देश की इन अंदरूनी समस्याओं के अलावा कुछ बाहरी कारण भी थे, जैसे दूसरे देशों के साथ युद्ध में हार, पहले विश्व युद्ध का बहुत बड़ा बोझ और फिर 1917 में खाने की भारी कमी। ये सब वो कारण थे जिनकी वजह से आखिर में क्रांति भड़क उठी। अब हमारा अगला सवाल है नई आर्थिक नीति यानी एनईपी के बारे में। ये नीति 1921 में लेनिन ने शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध और अकाल से बर्बाद हो चुकी रूस की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना था। तो इस एनईपी का उद्देश्य क्या था? इसके 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला, देश में उत्पादन बढ़ाना और दूसरा, लोगों के गुस्से को शांत करना। और इसे हासिल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए, जैसे किसानों से जबरदस्ती अनाज लेने की जगह एक निश्चित टैक्स लगाया गया और छोटे निजी उद्योगों को भी काम करने की इजाजत दी गई। रूसी क्रांति का असर सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। इसने दुनिया की पहली मजदूर किसान सरकार की स्थापना की। पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट गई, पूंजीवादी और समाजवादी। इसी ने आगे चलकर शीत युद्ध की नींव रखी और दुनिया भर के देशों में आज़ादी के आंदोलनों को भी प्रेरणा दी।
अब हम बात करेंगे उस महान विचारक की जिनके विचारों पर समाजवाद और साम्यवाद आधारित हैं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 1818 में जन्मे एक जर्मन दार्शनिक थे। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखीं जिन्हें समाजवाद की नींव माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स के मुख्य सिद्धांत क्या थे? पहला, उन्होंने कहा कि इतिहास हमेशा से ही वर्ग संघर्ष की कहानी रहा है। दूसरा, उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे पूंजीपति मजदूरों की मेहनत का शोषण करते हैं। और उनका अंतिम लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें कोई वर्ग ना हो। मार्क्स से पहले भी कुछ समाजवादी विचारक थे जिन्हें यूटोपियन या काल्पनिक समाजवादी कहा जाता है। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो पूरी तरह से बराबरी और सहयोग पर आधारित हो। उनके विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी आलोचना इस बात पर होती है कि उनके पास अपने इन सपनों को सच करने का कोई ठोस या वैज्ञानिक तरीका नहीं था। चलिए, अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं, जिसमें हम कुछ और ज़रूरी सवाल देखेंगे और फिर पूरे अध्याय का एक सारांश लेंगे। तो पहला सवाल है, शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध दो बड़ी ताकतों, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक तनाव की स्थिति थी। इसमें सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दुश्मनी हमेशा बनी रही। और दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये मार्क्स का सिद्धांत है जो कहता है कि किसी भी समाज का इतिहास उसके आर्थिक हालात तय करते हैं, ना कि उसके विचार। अक्सर लोगों को समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का फर्क समझने में मुश्किल होती है। तो आइए इस तालिका की मदद से इनके मुख्य अंतरों को समझते हैं। जैसे कि संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, निजी उद्योग की कितनी इजाजत है और सरकार की क्या भूमिका है, ये सब बातें इन तीनों विचारधाराओं को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। तो आज के इस अध्याय में हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। हमने समझा कि पूंजीवाद क्या है, खूनी रविवार और अक्टूबर क्रांति क्या थी, रूसी क्रांति के क्या कारण और प्रभाव थे, कार्ल मार्क्स के क्या सिद्धांत थे और अलग-अलग विचारधाराओं में क्या अंतर है। ये सभी सवाल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ समाजवाद और साम्यवाद पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है।